हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जीव विज्ञान कक्षा 11 जीव जगत का वर्गीकरण। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जो जीव जगत होता है वो क्या होता है। अब जीव जगत के बाद में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण। देखिए स्टूडेंट, इसमें वर्गीकरण का मतलब है कि हमने जीव जगत को, यानी जीव जो है, जीव का मतलब जिसमें जीवन जिन चीज़ों में है उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया है, उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमें ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत, विषाणु, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन। इतने टॉपिक हमारे इस वाले चैप्टर में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो जीव जगत का होता है तो थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज़ को कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक मापदंडों का प्रयोग किया। सरल आकार की लक्षणों के आधार पर उन्होंने पौधों को वृक्ष, झाड़ी एवं शाक में वर्गीकृत कर दिया। इन्होंने पौधों को क्या किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वृक्ष, झाड़ी और शाक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तथा लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अनुपस्थिति के प्राणियों को भी वर्गीकृत कर दिया इन्होंने। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है वर्गीकरण की, ध्यान समझिए। संपूर्ण जीव जगत का सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए जीवों की सभी जातियों को उनके समान तथा विषम लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह या वर्गों में रखना ही क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है या वर्गीकरण कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो वर्गीकरण की जो आवश्यकता है वो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है इन्होंने लिखा है अध्ययन की सुविधा। यानी अगर हम किसी जीव को पढ़ते हैं तो अगर हम वर्गीकृत करके उसमें पढ़ेंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में। जैव विकास से प्रमाण भी मिल जाते हैं हमें जैव विकास से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में दिया है आपका नए जीवों की खोज, संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव। ये हेडिंग डाल लेनी है आपको सिर्फ। उसके बाद में अनुकूलन का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ एडेप्टेशन। ठीक है, तो इसकी हमें क्या है? नीड थी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद में हेडिंग आप डालेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की पद्धति। तो 3 मुख्य रूप से होती हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ठीक है, यानी जातिवृत्तीय पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और कृत्रिम पद्धति। अब कृत्रिम का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल रूप से, यानी मतलब कि हम लोग खुद करें। जैसे लिखा है, इस पद्धति से किए गए वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। प्रारंभ से ही वैज्ञानिकों ने पद्धति के वर्गीकरण के लिए जो लक्षण या आधार चुने वे केवल जंतुओं को पहचानने में सुविधाजनक थे। एक कृत्रिम पद्धति कहलाती है। ठीक है, इसमें करा क्या गया था? मेन रूप से देखिए, इसमें रंग, रूप, आकार, आकृति, वासस्थान तथा विशेष रूप से मनुष्य के लिए उनकी उपयोगिता पर ध्यान रखा गया था। ठीक है, इस वाली पद्धति में। और इसमें क्या करा गया था? इसमें कृत्रिम वर्गीकरण के उदाहरण अगर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे इसके, तो इसमें क्या लिखा है? जल में रहने वालों को हम लोग जलीय जंतु बोल दिया, भूमि पे रहने वालों को हम लोगों ने स्थलीय बोल दिया। ठीक है, और पालतू जानवरों को घरेलू जंतु बोल दिया। उसी हिसाब से हम लोगों ने जो बीमारियां फैला रहे थे उन्हें परजीवी बोल दिया। बाकी हानिकारक जो जंतु उन्हें हानिकारक जंतुओं में दे दिया। जो हमें लाभ पहुंचा रहे थे उन्हें लाभकारी बोल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेचुरल आर्टिफिशियल हो गई। उसके बाद में देखें तो अब देखिए नेचुरल में सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं किसको? पहले चैप्टर में कैरोलस लिनियस को। तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक में क्या करा था? द्विनाम पद्धति दी थी, आपको पता है 1758 में। और उन्होंने लगभग 4236 जो प्रजातियां हैं वो इसमें रखी थी। ठीक है, उसके बाद में इन्हें ही कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। उसके बाद में अगर देखें हम लोग तो अगला है हमारा जातिवृत्ति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इस पद्धति के जीवों में क्रमवार विकासी जातिवृद्धि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे इसमें कौन कौन से जगत आते हैं, ध्यान से देखिए। इस पर आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे इसको कि इसमें लिनियस ने जीवों, यहाँ से देखिए, लिनियस ने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में डिवाइड किया। कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने जीवों को क्या किया? 2 जगत में डिवाइड कर दिया, जंतुओं और पौधों में। अब जंतुओं में रखने का मतलब क्या था वो भी बताया। देखो पौधों में क्यों रखा? केवल पादप कोशिकाओं में पर्णहरिम की उपस्थिति थी। ठीक है, और इनकी जो कोशिका भित्ति थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी। जबकि जंतुओं में क्या था? तीसरे पॉइंट में देखिए, गमन और सेंसिटिविटी, यानी उसमें क्या संवेदनशीलता थी और लोकोमोशन करते थे। उसके बाद में देखा जाए तो ये कई प्रकार के थे, मतलब एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, सभी पूर्व यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक टाइप के। उस हिसाब से इन्होंने जंतुओं, कैरोलस लिनियस ने क्या करा? जंतु और पौधों 2 भागों में इन्हें डिवाइड कर दिया। बाद में अगर हम लोग देखें तो अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली WH RH विटेकर के अनुसार 5 जगत की प्रणाली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमसे यही पूछी जाती है।
तो जीवधारियों में आपसे पूछ जाएगा, जीवधारियों में 5 जगत की प्रणाली कौन सी है? इसी को हम आधुनिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। आर.एस. विटेकर ने इसको दिया था 1969 में। इनके अनुसार इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो आपके जगत थे उनको 5 उसमें डिवाइड कर दिया। किस में कर दिया? 5 जगत में डिवाइड कर दिया सभी जीवों को। जैसे सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा में रखा गया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और आपका कौन सा? एनिमेलिया। अगर हम बात करें, देखिए इसमें लक्षण देखें कौन कौन से, तो मुख्य हमने इन्होंने 5 लक्षण ही लिए थे, 6 लक्षण लिए थे। पहला लक्षण था कोशिका का प्रकार, दूसरा लक्षण था कोशिका भित्ति, तीसरा लक्षण था केंद्रक झिल्ली और बॉडी इसकी कैसी है, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, और पोषण की विधि और प्रजनन की विधि। जैसे हम लोग मोनेरा में देखें, पहला पॉइंट मोनेरा में पहला पॉइंट हमारा है कोशिका प्रकार। तो कोशिका का मतलब या तो यूकैरियोटिक कोशिका होगी या प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, यही 2 प्रकार की आपकी कोशिकाएं इसमें मिलेंगी। ठीक है, अब देखो पहले पॉइंट में दिया है, तो मोनेरा में मोनेरा की जो सभी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। मोनेरा में कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में कैसी होती है? यूकैरियोटिक। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो मोनेरा में कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है, नहीं सेलुलोज की बनी नहीं होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है या फिर अमीनो अम्ल की बनी होती है। और प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, और फंजाई में उपस्थित होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं बनी होती बल्कि काइटिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक और प्लांटी में देखें तो सेलुलोज की बनी होती है, उपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक में एनीमिलिया में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। वैसे केंद्रक झिल्ली जो आपका मोनेरा है उसमें अनुपस्थित होती है, बाकी सभी में क्या होती है? उपस्थित होती है। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है। उसके बाद में बॉडी संरचना है, तो कोशिकीय है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय है, बाकी सभी में कैसी है? बहुकोशिकीय, ऊतक और अंग वाली है। पोषण की विधि देखें तो आपके मोनेरा में स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं। प्रोटिस्टा में स्वपोषी तथा परपोषी दोनों होते हैं। कवक सभी परपोषी होते हैं, और प्लांटी में स्वपोषी होते हैं, और एनीमिलिया में कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। उसके बाद में रह गया प्रजनन। इसमें तो संयुग्मन के द्वारा मोनेरा में होता है, युग्मक संलयन के द्वारा प्रोटिस्टा में होता है, निषेचन बाकी तीनों में निषेचन के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में आर.एस. विटेकर ने देखिए एक टेबल ये भी दी है इन्होंने। देखिए ये वाली टेबल आप समझ पा रहे होंगे, ये टेबल देखिए, समझिए इसे, बिल्कुल सेम वही टेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें एक सेल के अंदर जो कोशिकांग दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति, केंद्र कला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रकाश संश्लेषण, लोकोमोशन, ये आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। उसके बाद में ये प्रजनन और इसके एग्जाम्पल, जैसे मोनेरा में जीवाणु नीले हरे शैवाल आते हैं, और आपके प्रोटिस्टा में अमीबा, यूग्लिना, डाइटम्स आते हैं। वैसे ही राइजोपस, ईस्ट और पेनिसिलियम आपके कवक में आते हैं। शैवाल, मॉस, फर्न, बीज वाले पौधे किस में आते हैं? जो हैं वो आपके प्लांटी में आते हैं। स्पंज, कृमि, जितने भी जंतु हैं वो सभी किस में? एनीमिलिया में आएंगे। अब इसकी विशेषताएं यहाँ पे दे रखी हैं, तो इनसे हमें इतना कोई वो नहीं है, हमें इससे नहीं बनना। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हेडिंग आएगा 2.1, यहाँ से एनसीईआरटी किताब आपकी स्टार्ट हो रही है। देखिए इसमें मोनेरा है, तो मोनेरा क्या है? मैंने आपको अभी बताया, जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इन पदार्थ की कोशिका द्रव्य से पृथक करने के लिए केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अर्थात एक केंद्रक विहीन पूर्व केंद्रीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और इसमें जीवाणुओं को, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद में जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण इस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए। जगत मोनेरा के लक्षण, मोनेरा जगत के लक्षण देखिए, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पहला इसका हो गया। इसमें केंद्रक के स्थान पर कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियाइड पाया जाता है। केंद्रक इसमें होता नहीं, क्योंकि केंद्रक कला नहीं होती है, तो इसका जो आपका आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है? वो पूरी उसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, इन जीवों की कोशिका भित्ति में झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कोई भी इसके अंदर ऐसा नहीं होता जो कवर्ड हो, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, केवल राइबोसोम होता है, वो भी कौन सा? 70s टाइप का। इसमें रिक्तिका भी नहीं होती है। उसके बाद में लिखा है, इनमें अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। ठीक है, 8वां पॉइंट है, लैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ मोनेरा में पाया भी जाता है। अब देखिए मोनेरा का वर्गीकरण, ध्यान समझिए, मोनेरा का वर्गीकरण। मोनेरा जगत जो है वो उसे हम लोगों ने
अलग अलग डिवाइड मतलब दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। पहला डिवीजन है यू बैक्टीरिया और दूसरा है आपका आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। वैसे आपके इसके एग्जाम्पल दे, देखिए इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अगर यहाँ देखें देखो ये देखो इस तरीके से आप इसका ये समझेंगे। अब जीवाणु, अब ये जो जीवाणु है बैक्टीरिया, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूँगा, मतलब एक वीडियो है आप देखिए इसमें, बैक्टीरिया नाम से होगा, जीवाणु नाम से पूरा, उसमें 2 पार्ट में वो वीडियो होगी, वो आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख लेना। तो इस तरीके से आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिफाइन कर दूँगा। ठीक है।